तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आपके सामने इस तरह लाइव होकर मुखातिब हो रहे हैं। बहुत से कारण थे, बहुत सी बातें थी, लेकिन आज रेगुलर आज के बाद आपसे हमारा वास्ता बना रहेगा। एक नए तरीके से मैं सोच रहा था कि थंडरबर्ड की कहानी को आप सब लोगों तक और उसके बाहर दूर तक, जहाँ तक भी जा सके, कैसे पहुँचाई जाए। बहुत दिनों से बात चल रही थी कि मैं एक किताब लिखूं, अंडरवर्ल्ड की कहानी लिखूं। आप बहुत लोगों ने बहुत बार मुझे पूछा भी और आग्रह भी किया। तो मैंने सोचा कि आजकल लोगों को पढ़ने की आदत कम होती जा रही है। किताब छपने में बहुत खर्चा भी आता है और समय भी लगता है, और उसमें बाद उसकी चोरी चकारी भी हो जाती है। पूरी किताब सबके पास पड़ी होती है, कोई भी उसको सुन के उठा के चार बातें इधर से उठाई, चार वहाँ से उठाई, और कोई नया स्क्रिप्ट लिख के ना ड्रामा कर लिया, ना सीरियल बना लिया, जो फिल्म बना ली। तो दोस्तों, इस आजकल साइंस के, विज्ञान के दौर में बहुत कुछ नया हो रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं वो किताब लिखने की जगह एक ऑडियो बुक बना देता हूँ। मेरे जो तजर्बात, एक्सपीरियंसेस मुंबई को लेकर और मुंबई के अंडरवर्ल्ड को लेकर, शुरू से अब तक जैसे जैसे हुए, उसी पीरियड के दौरान, उसी दौर के दौरान क्या क्या घटा, कैसे घटा, मैंने उसको सब होते हुए कैसे देखा। तो ये मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है, जो साल 1976 में, 1976 में शुरू हुआ। उसको मैं आज एक ऑडियो बुक की तरह शुरुआत कर रहा हूँ, और मुझे आशा है कि आप सब लोगों को अच्छा लगेगा। थोड़ी सी आदत डालनी पड़ेगी, जैसे हर नए काम के लिए होती है। लेकिन पिछले दिनों में आपने देखा बहुत से पॉडकास्ट हुए, और मुझे हैरानी तब हुई जब वो लोग अंडरवर्ल्ड की कहानियाँ सुना रहे हैं जो लोग मुंबई के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद पैदा हुए, 93 के बाद, और वो 93 के मुंबई पर हमले की कहानी सुना रहे हैं, इस तरह जैसे उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। सो ये एक बहुत बड़ा एक असमंजस की हालत है। सबको लगता है कि अंडरवर्ल्ड एक बड़ी कमाऊ किस्म की गाय है जिसका दूध बहुत महंगा बिकता है। हर आदमी उस गाय को निचोड़ कर दूध बेचना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है। लेकिन जब बात तो वही होती है, सुनी सुनाई बातें कब तक सुनाओगे। और अंडरवर्ल्ड का स्टैंडर्ड इतना नीचे कर दिया इन्होंने, अंडरवर्ल्ड की कहानियों का, किस्सों का, वारदातों का, हलचल का, कि लोग यहाँ तक देखने सुनाने लग गए कि कौन सा डॉन कहाँ से चाय पिया करता था, कहाँ से शेव कराता था, कहाँ से दाढ़ी बनवाता था, कहाँ से सर मुंडवाता था। तो ये कोई अंडरवर्ल्ड की बात है? ये कोई क्राइम से जुड़ी हुई बात है? कौन सी दुकान पे लस्सी पीता था, कहाँ से पकौड़े खाता था, कहाँ से मोटे खाता था, कहाँ से नान खटाई लेता था। ये तो हमारे ये जो नई जनरेशन की सुनी सुनाई कहानियाँ जो सुना रहे हैं, अल्फ लैला की कहानियाँ वो सुना रहे हैं, तोता मैना की कहानियाँ। तो इस तरीके से मैंने आकर सोचा कि चलो जो थोड़ा बहुत खजाना मेरे पास है उसको एक तरतीब से शुरू किया जाए। तो बात शुरू करते हैं मेरे शुरुआती दिनों की, जब मैं 76 में मुंबई पहुंचा। मैं चंडीगढ़ के नज़दीक शिमला के रास्ते में धर्मपुर नाम का एक छोटा सा कस्बा आता है, उससे बिल्कुल नज़दीक पहाड़ी के बहुत ऊपर, बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़ने के बाद एक डगछई पब्लिक स्कूल है। वहाँ पे मैं पढ़ाया करता था। वो आर्मी की कंटोनमेंट भी है, छावनी है। उस ज़माने में 76 में 9 सिख रेजिमेंट वहाँ पे थी, पोस्टेड थी। एक छोटा सा ओपन एयर सिनेमा बनाया था आर्मी वालों ने,
हर सैटरडे या संडे को एक फिल्म दिखाया करते थे, शायद 15 दिन के बाद। बाकी मैथ्स बहुत बढ़िया थी उनकी। तो हमारा एक ही स्कूल था, छोटी सी आबादी थी, बाकी सब फौजी लोग। तो अपने घर के लिए दाल सब्जी राशन पानी लेने के लिए डगशई से रोज़ हमारी एक डोंगा जीप स्कूल की जाया करती थी, दारों पर आती थी। 2-3 घंटे के लिए अपनी शॉपिंग करो, वापस चले जाओ। कोई दिलो दिमाग में ऐसा सपना नहीं था कि मुंबई जाना पड़ेगा, लेकिन कहते हैं जब कुदरत का न्योता आता है तो सब करना पड़ता है। अचानक मुझे एक सद्दा आ गया मुंबई से। पंजाबी कला केंद्र एक संस्था थी उस समय, उनका 3 दिन का एक मुंबई में प्रोग्राम रखा था, जो था इंटरनेशनल पंजाबी राइटर्स कॉन्फ्रेंस। ये बुलाई गई थी 25, 26 और 27 दिसंबर 1976। ये वो ज़माना था जब अंडरवर्ल्ड अभी शुरू होना हुआ था, बिगिनिंग था अंडरवर्ल्ड का। हालांकि बहुत से डॉन अलग-अलग तरीके से काम कर रहे थे, उनकी बात भी करेंगे। लेकिन मेरे जो 3 दिन थे, क्रिसमस के दिन 25 तारीख को क्रिसमस थी, तो पहले दिन हम लोग जब पंजाब से गए लिखारी, दादर स्टेशन पे उतरते हैं तो हम एक बहुत बढ़िया बस में बैठाकर, जहाँ जहाँ हमारे रहने का बंदोबस्त था, कुछ लोगों का किसी गेस्ट हाउस में था, कुछ लोगों का खालसा कॉलेज के हॉस्टल में रखा गया था मटुंगा में। तो हमारा नंबर खालसा कॉलेज मटुंगा में लगा, हमें वहाँ पे छोड़ के बस आगे दूसरे लोगों को लेके चली गई। तो जो सफ़र था दादर से मटुंगा का छोटा सा, वो बहुत अजीब लगा। इतना क्राउड, उस समय भी ट्रैफिक बहुत हुआ करता था। तो शाम को हमारा डिनर सब साहित्यकारों का जो रखा गया था, वो ओबराय टॉवर्स उस समय कहा करते थे, ओबराय होटल चर्च गेट पे, वहाँ पे रखा गया, जिसको होस्ट किया था महिंद्रा फैमिली ने, महिंद्रा एंड महिंद्रा फैमिली। उनके जो बड़े जो मालिक थे, उनके बड़े महिंद्रा साहब, वो खुद वहाँ पे हाजिर थे। और के मिल के मालिक थे बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री के लोग, प्राण साहब थे, चेतन आनंद थे, गोल्डी आनंद थे, और बहुत सारे फिल्मों के लोग। तो पहली बार इतने बड़े बड़े लोगों को एक 5 स्टार होटल में देखा तो बहुत अजीब भी लगा और अच्छा भी लगा। तो पहला सपना मेरा मुंबई में ये था, ये देखते देखते, कि मुझे किसी 5 स्टार होटल में कोई नौकरी मिल जाए, छोटी बड़ी, तो बहुत अच्छी बात होगी। वो होटल इतना अच्छा लगा। सो दोस्तों, ये था मुंबई में पहले दिन का प्रभाव। और जब वहाँ डिनर करके हम लोग वापस आ रहे थे, 25 दिसंबर का दिन था, क्रिसमस का दिन था, तो पूरा शहर जो था वो एकदम रंग में भीगा हुआ था, रंगारंग था। इतनी खूबसूरत लाइटिंग, सजावट हमने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी। चौंधा देने वाली लाइटिंग। वो दूसरा असर था कि ये शहर जो रात को भी नहीं सोता, कहीं यहाँ पे काम धंधा मिल जाए तो रह जाएंगे। खैर, ये पहले दिन का इम्प्रेशन था। मुंबई नगरी ने किस तरह हमें भरमाया, फंसाया, ललचाया, जो मर्जी का हुआ। तो दिल दिल में ये फैसला कर लिया कि अगर कोई थोड़ी मेहनत भी करनी पड़े तो कोशिश करेंगे मुंबई में रहने की। तो दोस्तों, इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पुल। मुंबई में एक ऐसी शक्ति है जो अपने आप को, जो आपको खींचती है अपनी तरफ। उसको एक बड़ी अजीब किस्म की वो लालसा होती है, ताकत होती है, पुल होती है। तो उसका शिकार हम भी पहले ही दिन हो गए थे। उसके बाद जो कहानी शुरू होती है वो आगे जारी रखते हैं। सो दोस्तों, ये थी हमारी मुंबई से पहली मुलाकात। दूसरे दिन जो फंक्शन था पंजाबी राइटर एसोसिएशन का, उसमें बहुत सारे राइटर मुंबई के आए थे, जिनमें मुझे जो नाम याद हैं, हरजिंदर सिंह बेदी, निदा फाजली, सरदार अंजुम,
हरनाम सिंह नाग, सुखबीर, प्रीतम बेली, डॉक्टर जगजीत सिंह और बहुत सारे जिनके नाम मैं शायद कृष्ण सरशाद वो नाम भूल भी रहा हूँगा। लेकिन पंजाबी और हिंदी उर्दू के जितने राइटर थे वो कुछ समय लिए आए जब पूरा सेशन बैठे, लेकिन बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिला और उसी समय मुलाकात हुई केतन आनंद साहब से जो हिमालय फिल्म चलाते थे। हीर रांझा जैसी फिल्में बनाई उन्होंने, तो मेरी उनसे जान पहचान थी जब हीर रांझा की शूटिंग पंजाब में हुई थी, हमारे चंडीगढ़ के पास ही हुई थी। हमारे साथी ने फिल्म में गिद्दा बंगड़ा डाला था, वो जो गीत जो बहुत हिट हुआ था सॉन्ग उसका, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, वो उसी जगह पे शूट हुआ था। खैर, तो चेतन साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि जाने के पहले 2-4 दिन हमारे घर पे हमारे साथ रह के जाना, पहली बार मुंबई आए हो। और लकीली मेरी किस्मत अच्छी कि उनके जो प्रोडक्शन कंट्रोलर थे लाभ सिंह, वो मेरे एक ज़माने में उस्ताद भी हुआ करते थे, बाद में मेरे क्लास फेलो भी हो गए इवनिंग कॉलेज में, बड़े भाई जैसे थे। उनका छोटा भाई गुरबचन जो बाद में वो भी प्रोडक्शन कंट्रोलर बना हिमालय फिल्म्स का, वो भी आया हुआ था उन दिनों में। तो ये दोनों भाई मुझे तीसरे दिन का फंक्शन ख़त्म होने के बाद जुहू पे जो समुद्र के किनारे उरिया पार्क में जो चेतन साहब का बंगला था, शायद था छोटा सा, वहाँ पे मुझे अपने साथ ले गए। तो मैंने अपना सामान जो खालसा कॉलेज में रखा था वो जब उठाने के लिए हम लोग खालसा कॉलेज गए तो पता चला कि मेरे साथी मेरा सूटकेस साथ में लेके चले गए। उनको लगा कि मैं शायद सीधा उनको स्टेशन पे मिलूँगा जहाँ से हमारी गाड़ी छूटनी थी, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया दोस्तों को मिल के। तो मैंने एक पैंट और एक कमीज़ सुबह धो के सूखने के लिए लटकाई हुई थी वो खालसा कॉलेज के जिम में, वो वहाँ पे थी एक। तो मेरे पास रह गए जिसको लिटरली कहते हैं 2 कपड़े हाथ में, एक शर्ट और एक पैंट। तो इन 2 कपड़ों के साथ मेरी मुंबई में आमद हो गई। चेतन साहब के घर रहने के लिए चले गए। 2-4 दिन क्या 12-13 दिन निकल गए। कभी को फिल्म देखने चले जाना, समुद्र पे घूमते रहना। और उन्हीं दिनों में जो बहुत बड़े एक्टर हुए हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, राजकुमार जी, उनका जन्मदिन था। और मुझे पता चला बाद में वो जन्मदिन हमेशा चेतन साहब के उसी बगले में मनाया करते थे, अपने घर पे नहीं मनाते थे। और बड़ी लिमिटेड उनके गेस्ट थे जो फंक्शन पे आए, जिनमें प्राण साहब भी थे, वो किस्सा फिर कभी सुनाऊंगा आपको। विनोद खन्ना था, राजकुमार जी तो होना ही था, राजेश खन्ना, ये सब लोग वो हैं जिनके साथ मेरी बाद में बहुत अच्छी दोस्ती हुई मुंबई में रहते समय। तो ये मेरा पहला एक बड़ा एक्सपोजर था मुझे जो इस फिल्म नगरी, बड़ी नगरी में दिया। ये तो बाद में पता चला कि ये तो अंडरवर्ल्ड की नगरी भी है, फिल्म नगरी तो छोटी बात है, ज़्यादा पावरफुल तो अंडरवर्ल्ड है। तो एक नए किस्म का एक्सपीरियंस होने लगा। मुझे अचानक लगा कि मैं कुछ खास बन गया हूँ, आम से खास हो गया हूँ। इतने बड़े बड़े लोगों को इतने करीब से मिलना आपको बहुत बड़ा हौसला देता है, और मैंने वो हौसला संभाल लिया। इन लोगों से अपने रिश्ते बनाए रखे। इनके साथ चेतन साहब के 2 बेटे केतनानंद और विवेकानंद, घर का नाम उनका कुंकी बाबा और गुन्नू, इनके साथ हिमालय फिल्म के दफ्तर में चले जाना, बांद्रा में अम्बेडकर पार्क के पास। तो वहाँ और लोग आने जाने मिलने लगे, फिल्म इंडस्ट्री के बहुत से लोग आते थे, तो उनसे मुलाकातें होने लगी। इतने में चेतन साहब के बेटे ने हिंदी की फिल्म शुरू कर ली जिसका नाम था टूटे खिलौने। तो मुझे उसमें प्रोडक्शन में रख लिया। मेरा निकनेम वहाँ पे इन्होंने रखा हुआ था प्रोफेसर साहब, क्योंकि इनको पता चल गया था मैं पंजाब में पढ़ाता हूँ। ये नहीं पता था स्कूल में पढ़ाता हूँ, नहीं तो मास्टर जी कहते।
इनको लगा कि मैं शायद यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, तो प्रोफेसर साहब कहने लगे। मेरा नाम कम लेते थे सब, प्रोफेसर साहब कह के बुला लेते थे। खैर, तो टूटे खिलौने की शूटिंग हुई, जिसमें शेखर कपूर हीरो था, शबाना आजमी हीरो थी। उत्पल दत्त जी का बहुत बढ़िया रोल था और कुंकी बाबा ने, केदारनाथ ने उसको डायरेक्ट किया था। तो खैर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। 1 साल लगा उसको। उसके गाने बहुत अच्छे हिट हो गए थे, फिल्म भी अच्छी चल गई थी। और उसके बाद अचानक फिर तकदीर बदलती। वहाँ से मैंने थोड़े दिन काम करके, एक पंजाबी अखबार निकलता था, रंजीत वीकली, पहले भी उसमें मैंने हिमालय फिल्म ज्वाइन करने के पहले भी काम किया था थोड़े दिन। तो बाद में फिर किया कि अब यहाँ काम नहीं है, तो चलो जर्नलिस्ट बनने का भूत सवार हुआ। तो मैंने 1 साल वहाँ पे लगाया। 1 साल के बाद फिर केदारनाथ ने दूसरी फिल्म शुरू कर ली, रेगिस्तान, जिसमें प्राण साहब भी थे, मनोहर सिंह जो NSG के स्टूडेंट थे, और बहुत से एक्टर। वो राजपूत, राजस्थान के राजपूत सरदारों की कहानी थी। उसमें फिर मैं प्रोडक्शन में चला गया दोबारा हिमालय फिल्म में। तो प्राण साहब से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई मेरी शूटिंग के दौरान, और बड़े लोगों से, मनोहर सिंह से। अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म 3-4 महीने की शूटिंग के बाद वो रुक गई। एक और फिल्म शुरू हुई, हाथों की लकीरें, चेतन साहब ने शुरू की थी जीनत अमान को लेके, वो भी बीच में रुक गई और मैं फिर बेरोजगार हो गया। हिमालय फिल्म में कोई काम नहीं था, तो सब लोग इधर उधर काम ढूंढने लगे, और उनमें से मैं भी एक था। और नया काम क्या मिला, अब उसकी कहानी आपको सुनाता हूँ।